लाइन इंटेग्रल, ये टोटल हम बता रहे हैं कि इसका क्या होगा। अगर हमने सरफेस के मुताबिक हम बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको C1 और C2 है मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मान लो कि चौंका हमने टोटल जो हमारे पास C है, मान लो मैंने ये सारा ये आपको ये फार्मूला बताया कि ये टोटल है C1 C2, मान लो कि C का फार्मूला ये था A.D.F.R, मतलब अब अगर C1 क्या होगा, जस्ट C की जगह पे आपने C1 चेंज कर देना है। इसी तरह सेकंड के लिए C की जगह पे C2 चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी डिवीजन में आ जाएगी इस फार्मूले के मुताबिक। ये टोटल ठीक है, ये क्लोज इंटेग्रल है, ये लाइन इंटेग्रल है। ये अब हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट D.F.R वेक्टर प्लस C1 जमा C2। अब हम इस C2 की बात कर रहे हैं जी, ये C2 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये C2 की अब हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट D.F.R वेक्टर, ठीक है। वो सरफेस जो थी हमने उसको टू पार्ट में सिर्फ डिवाइड किया, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो हमारे पास ये है जी दोस्तों। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब इसी तरह उसी सरफेस को पहले हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर मैं यही कहूँ कि यही जो सरफेस हमने पहले वाले ये ली थी, पहले मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक C1 था और दूसरा C2। अब मैं यही कहता हूँ, मान लो कि ये सरफेस को मैंने डिवाइड करना है, इस सरफेस को मैंने अब डिवाइड करना है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यही सरफेस जो है, या ये सरफेस मैंने इसको अब n पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट में, ठीक है, n टाइम मैं इस सरफेस को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, मैंने इसको n टाइम्स मैंने डिवाइड कर दिया है। नाउ वी डिवाइड द सरफेस, अब आपको इंग्लिश में क्या इसमें लिखना है, नाउ डिवाइड द सरफेस इनटू n पार्ट्स। n टाइम्स हमने क्या कर दिया, लाइन इंटेग्रल को वी हैव डिवाइडेड लाइन इंटेग्रल इनटू n टाइम्स। आपने ये खुद कॉपी पेंसिल के साथ लिख लेना है। लाइन इंटेग्रल अब हमने बताना है, तो फिर लाइन इंटेग्रल क्या होगा, लाइन इंटेग्रल को वी हैव डिवाइडेड लाइन इंटेग्रल इनटू n टाइम्स। आपने ये खुद कॉपी पेंसिल के साथ लिख लेना है। लाइन इंटेग्रल अब हमने बताना है, तो फिर लाइन इंटेग्रल क्या होगा, लाइन इंटेग्रल के बारे में मैंने क्या कहा कि इसको आपने n टाइम डिवाइड कर देना है। तो n टाइम डिवाइड करना होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, C1। अब आप इसको ये लिख रहे हो C1 C2, ये अब इसको आप ये लिख रहे हो, मान लो कि ये C है, C1 जमा C2। अब आपने इसको n टाइम डिवाइड करना है, C ऑफ n, समझ आ गई ना बात। इसको आपने n टाइम डिवाइड करना है, तो आपको तो मैंने बताया ही है कि जैसे C की जगह पे ये C1 C2 यही चेंज होना है, बाकी सारा काम वेक्टर मैक्टर सारे सेम रहने हैं और कोई तब्दीली इसमें वाक़ नहीं होगी। आपने C2 भी इसी तरह लिख लेना है D.F.R। मैं बस यहीं तक लिख लेता हूँ, इससे आगे मैं इसको, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इसको n टाइम डिवाइड किया इस फिगर को, तो आपने इसको n टाइम डिवाइड रखना है। ये मान लो कि ये हमारे पास, चलो C3 मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, मैंने इसको C3 तक भी लेकर चला गया। आप नहीं भी ले सकते, इसको ऐसे लिख के इसको आप यूं भी कर सकते हैं, आगे C ऑफ n, ठीक है, C ऑफ n लिख के आप ए वेक्टर डॉट D.F.R। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको n टाइम पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आगे आपको ध्यान में रखनी होगी बात कि आगे हमने इनको सम अप करना है। इनको सम अप करने के लिए आपको सम अप का फार्मूला पता ही है, ये तो आप पढ़ के आ रही हैं मैथमेटिक्स के अंदर। आपने चैप्टर नंबर 8 जो है वो वाला बहुत ज़्यादा पढ़ा है, जिसके अंदर वो सारे टेस्ट आते हैं, डिफरेंट टेस्ट आते हैं, काशी टेस्ट आता है और बहुत सारे टेस्ट आते हैं। वो टेस्ट आपने पढ़ के हैं, उन्हीं के अंदर आपने सम आप कभी पढ़ा होगा कि ये हमारे पास n होता है, ऊपर वाला n, i क्या होता है, i इक्वल होता है 1, ठीक है। तो इसको अब हमने सम अप कर दिया, ठीक है, सम अप कर दिया ए वेक्टर डॉट D.F.R वेक्टर
ठीक है, ए वेक्टर डॉट डी ऑफ आर वेक्टर, और इसको मैं अब क्लोज कर दूँ जी। अब हमने लाइन इंटेग्रल ऑफ ए, ये जो यहाँ पर सेम आएगा, इसको मैंने क्या कर दिया है, इनको सम अप कर दिया है। जब मैंने इनको सम अप किया उसके बाद मैंने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अब अगले स्टेप में। We are sum up, लाइन इंटेग्रल ऑफ ए को हमने सम अप कर दिया। आपको पीछे सारी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। हमने इसको सम अप करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने चौका सिंस आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा जी, हमने लिमिटिंग, अब हमने इसको चौका लिमिटिंग केस में ले जाना है। ठीक है, लिमिटिंग केस में ले जाने के लिए हमने चौका एक फार्मूला सरफेस के लिहाज से पढ़ा था, लिमिट del of si approaches to 0, आगे इंटेग्रल ऑफ a डॉट d of r डिवीजन ऑफ del a i। ठीक है, ये किसके इक्वल होता था, ये डेल वेक्टर क्रॉस ऑफ a। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ से ये फार्मूला हमें कुछ चीज़ें बताता है। ये बताता है कि यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो मिस नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिसिंग हैं। तो इसलिए हमें मिसिंग क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डेल ए आई मिसिंग नज़र आ रहा है, डेल ए आई मिसिंग नज़र आ रहा है। तो आप ये देख रहे हो, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इस फार्मूले की वजह से हमको डेल ए आई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डेल ए आई। हमने इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करेंगे तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है। नाउ मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, डेल ए आई डिवीजन ऑफ डेल ए आई। ठीक है, आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया क्योंकि इस फार्मूले में हमें साफ नजर आ रहा था। तो अब हम चौका इनको लेकर जाने वाले हैं लिमिटिंग केस में। अगर लिमिटिंग केस में ले जाना हो, इन लिमिटिंग केस, तो यहां पर हमें कुछ ना कुछ चीजें जो हैं, कुछ ना कुछ बातें जो हैं हमने क्या कर लेनी है, कुछ बातें जो हैं हमको चेंज करनी होगी लिमिटिंग केस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था, मैं क्या कहूँगा, मान लो कि ये वाली चीज़ें जो है, ये सम ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, ये वो कहता है ये इंटेग्रल है, ये इंटेग्रल है। क्योंकि ये फार्मूला जो है अगर लिमिटिंग में इसके ऊपर अप्लाई करूं, ये वाला, ये लिमिट अप्लाई कर रहा हूं सबके ऊपर, तो ये इंटेग्रल बन गया। और एंड चलो मैं इसको पहले बता देता हूँ, ये भी तो खड़ा है, इसको मैं कहता हूँ कि डेल ए आई ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डी ऑफ ए के। ये क्या है, ये डी ऑफ ए है। ठीक है, एंड आपको यहां पर नजर आ रहा है, उसके बाद एंड में आऊं तो यहां पर ये क्या कहता है, ये वाला इसका मतलब है कि ये वाली जो सारी सिचुएशन है डेल ए आई डिवीजन ऑफ डेल ए आई, ये किसके इक्वल होगा, डेल क्रॉस ऑफ ए। ये किसके इक्वल होगा, ये डेल क्रॉस ऑफ ए के अगर इक्वल होता है तो मैं अब इन सारी की सारी वैल्यू जो मैंने लिखी हैं, ये सारी वैल्यू मैं इस फार्मूला के अंदर, ये फार्मूला मैंने बनाया है इसके अंदर मैं पुट करने वाला हूँ। इसके अंदर जब मैं पुट करूँगा तो मुझे लाइन इंटेग्रल जो हासिल होगा वो भी पता चल जाएगा आपको, लाइन इंटेग्रल ऑफ ए वेक्टर, लाइन इंटेग्रल ऑफ ए वेक्टर यहाँ से जो हासिल होगा, ये तो हमारे पास लिमिट बन गई और ये वाला सारे का सारा फंक्शन जो है, ये वो कहता है ये बन जाएगा डेल वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर, ये तो सारा ये बन गया। और इसका मतलब है डेल ए आई जो था, ये मैंने क्या कहा, ये हमारे पास डी ऑफ ए है। ठीक है, ये हमारे पास डॉट डी ऑफ ए, ये स्मॉल ए भी कह सकते हो। ठीक है, स्मॉल ए। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चला कि वैल्यूज पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया कुछ इस सूरत में आ गया, लाइन इंटेग्रल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है।
अगर ये हमारे पास आ चुका है तो मैंने आपको आते साथ ही बताया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए जो हुआ था वो किसके इक्वल था, ठीक है। जो आपने आते साथ ही पढ़ा था लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, वो क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल था, वो हमारे पास वो ये था ए वेक्टर डॉट डी एफ आर वाले जो थे ये आपस में हमें क्या, क्योंकि हमारे पास ये वाली लेफ्ट हैंड साइड देखें वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ वो मैंने जो आपको आते साथ कुछ फिगर बना कर दी थी और उसके बारे में बताया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए इसके इक्वल होता है डी एफ आर। जी और ये आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अगर आप पीछे से अपने नोट्स की तरफ देखें तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। एज लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अगर ये आ गई हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड को मान लो कि ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब हमने कंपेयरिंग करनी है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी थी, ये आपको मैंने आते साथ करवाई है, ठीक है, ये वो वाली है। कंपेयरिंग कर लेना है, इन दोनों को हमने कंपेयरिंग करना है तो आपको रिजल्ट्स जो मिलेंगे ए वेक्टर डॉट डी एफ आर वेक्टर ये किसके इक्वल हो गया, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली पहले आ गया राइट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड क्या आई है, इसकी राइट हैंड साइड डेल वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर साथ में क्या आया है डी ऑफ ए, साथ में क्या आया है डी ऑफ ए, ठीक है। ये वो क्या थी, ये कर्व क्या थी, ये हमारे पास चौका कर्व जो थी ये क्लोज कर्व, ठीक है, और ये वाली कर्व जो है ये क्लोज थी जो इसके साथ क्लोज भी होना था, ठीक है। ये हमारे पास हम किसके लिहाज से कर रहे थे, ये हम कर रहे थे सरफेस के लिहाज से, ठीक है, तो इसके साथ एस आते हैं, ठीक है। ये सरफेस के लिहाज से कर रहे थे तो एस, ये क्लोज के लिहाज से कर रहे थे, ये आपको मैंने पीछे सारी एक्सप्लेनेशन में बताया है। जहाँ पर मिसिंग था तो आप लगा लीजिएगा उसके नीचे सी, और एस जो था हमारे पास इसके अंदर भी ये एस आना था, ठीक है, क्योंकि हमने सरफेस के लिहाज से कर रहे थे ये सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये दोनों साइडें जो हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई। अगर ये इक्वल आ गई हैं तो हमें कुछ स्टोक्स थ्योरम जो है कुछ बड़ा कुछ बता रहा है कि अगर आप प्रूफ की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपका प्रूफ जो है ये और ये आपको कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये स्टोक्स थ्योरम प्रूफ हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखो तो इसके बराबर आई पड़ी है, राइट हैंड साइड देखो तो यही तो हमारे पास डेफिनेशन थी। इसी डेफिनेशन को हमने प्रूफ में लाना था। इसका मतलब ये था कि हमें जो प्रूफ करने चीज थी वो हमें पहले ही पता थी और उसके मुताबिक हमको ये प्रूफ उसी तरह का निकालना जरूरी था, और उसके लिहाज से तब ही हमारे पास रिजल्ट होंगे वो आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट स्टोक्स थ्योरम, जो कि स्टोक्स थ्योरम आपको मैंने पहले भी बता चुका था कि स्टोक्स थ्योरम क्या कहता था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज कर्व। ये कर्व कौन सी थी, ये क्लोज चौका थी। द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज कर्व ऑफ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल surface integral of curl of vector A of curl of a vector of that vector, ठीक है, of curl of that vector which is bounded by a closed surface, ठीक है। ये सारा था हमारे पास किसकी एक्सप्लेनेशन। दिस इज ऑल अबाउट स्टोक्स थ्योरम। होपफुली यू विल एंजॉय इट एंड अगर एंजॉय किए है तो जाते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।